वेलकम आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के प्रकार क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे गोल्स क्या रहे थे और उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग की फीचर्स क्या थी। आज हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो प्लानिंग की गई 5 ईयर्स जो प्लान थे उनकी क्या सफलता रही और उनके क्या फेलियर्स रहे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की जो नेशनल इनकम है केवल 0.5% की दर से बढ़ी थी। भारतीय इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। लेकिन आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत की नेशनल इनकम तेज़ी से बढ़ी। इस चीज़ को हम यहाँ दिखाए गए ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान न केवल भारत की राष्ट्रीय आय बढ़ी, अपितु भारत के लोगों की आय भी बढ़ी। यानी प्रति व्यक्ति आय जो पहले ब्रिटिश शासनकाल के दौरान केवल नाम मात्र गति से बढ़ रही थी, आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई। हम देख सकते हैं हमारे डायग्राम के माध्यम से कि जहां पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 2.7% की दर से बढ़ी प्रति व्यक्ति आय, वहीं 12वीं योजना में यह 5.3% की दर से बढ़ी। तो इस प्रकार से भारतीय लोगों के जीवन स्तर में आय बढ़ने से सुधार आया और वो क्वालिटेटिव पूर्ण लाइफ जीने लगे। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत की बचत और निवेश में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1950-51 में जहाँ बचत की दर 9.5%, राष्ट्रीय आय की 9.5% थी, वहीं 2011-12 में 11वीं योजना में यह 31.3% तक बढ़ गई। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट जो कि 9.3% था जीडीपी का 1950-51 में, वह बढ़कर 2015-16 में 33.3% हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बचत और निवेश में बहुत वृद्धि हुई, जिसकी वजह से भारतीय आर्थिक विकास तेज़ी से होने लगा। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में उद्योग नाम मात्र के थे। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर्स, बड़े बड़े कारखाने जैसे भिलाई कारखाना, बोकारो का इस्पात कारखाना आदि लगाए गए, जिनसे भारत में एक आधार तैयार हुआ इंडस्ट्री के विकास का, जिसकी बदौलत भारत की गिनती आज विश्व के सबसे बड़े 10 औद्योगिक देशों में होती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के साधन, इरिगेशन फैसिलिटी, पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंक इंश्योरेंस फैसिलिटी, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला कारक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। जैसे भारतीय रेलवे वर्ल्ड के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है। भारत की जहां 1950-51 में पावर जनरेशन कैपेसिटी 2300 मेगावाट थी, वहीं वह अब बढ़कर 3.5 लाख मेगावाट के करीब हो चुकी है। और भारत आईटी के मामले में वर्ल्ड स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत सरकार ने रोजगार संबंधित अनेक प्रोग्रामों की शुरुआत की, जिसकी वजह से रोजगारों की संख्या बढ़ी। साथ ही रोजगार के नए नए अवसर भी लोगों को उपलब्ध होने लगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जहां अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर थी,
उसका एक बड़ा हिस्सा अब उद्योगों की तरफ, सेवा क्षेत्र की तरफ भी जाने लगा। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार की मात्रा के साथ साथ वैल्यू में भी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई। जहां 1948-49 में विदेशी व्यापार 792 करोड़ था, 2016-17 में यह बढ़कर 40,31,719 करोड़ रुपए हो गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति में भी सुधार हुआ। जहां प्लानिंग से पहले हम प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश गुड्स को तैयार करते थे, आज वो पैटर्न उलट गया है, जिसकी वजह से भारत एक विदेशी व्यापार में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है। आज हम इंजीनियरिंग गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे उद्योग की सफलता की कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मेन एलिमेंट्स हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान डेथ रेट 6.4 तक कम हो चुकी है, जो 1951 में 27 पर 1000 थी। इसी प्रकार से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत जीवन प्रत्याशा, जो 32 साल थी 1951 में, 2015-16 में लगभग 70 साल हो चुकी है। इसी प्रकार से एजुकेशनल फैसिलिटी, एजुकेशन के मामले में स्टूडेंट 3 गुना जाने लग गए हैं और हमारे यहाँ कॉलेज स्कूल लगभग 5 गुना खुल चुके हैं 1951 की तुलना में। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को देखकर लगता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं पूरी तरह सफल साबित हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कुछ फेलियर्स भी हैं। आइए उन्हें समझने का हम प्रयास करते हैं, तभी इसका पूरा मूल्यांकन हो पाएगा। एलिवेशन ऑफ पुअर्टी सभी प्लानिंग का मेन उद्देश्य था, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी भारत में 15% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और करीब 50% एब्सोल्यूट पुअर लोग वर्ल्ड के भारत में रहते हैं, जो भारत के लिए एक शर्म की बात है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में नहीं कर सके, जिसकी वजह से लोगों की वास्तविक आय घटती चली गई और उनकी इनकम में जो बढ़ोतरी हुई थी वो एक प्रकार से ख़त्म सी हो गई। केवल पहली पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर बाकी सभी पंचवर्षीय योजनाओं में कीमत स्तर लगातार बढ़ता चला गया। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के कई सारे प्रोग्राम शुरू किए गए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जहां पहले पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में 53 लाख लोग अनएम्प्लॉयड थे, वो बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक 4 करोड़ हो गए। इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजनाएं इस मोर्चे पर भी विफल साबित हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के लगभग 70 साल पूरे हो जाने के बाद भी आज भी हमारे देश में बिजली की, रोड की, बांध की, ब्रिज की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की आदि की अभी भी कमी है, जिसकी वजह से हम उतना विकास नहीं कर पाए जितना अपेक्षित था, जितना हमने सोचा था। यह हमारे पंचवर्षीय योजनाओं की एक बड़ी असफलता है। पंचवर्षीय योजनाओं की अगली विफलता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जिसकी वजह से भारत में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। समाज में आर्थिक स्तर पर लोगों के बीच में खाइयाँ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समाज का एक तबका जरूरी सुविधाओं से वंचित होता जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता असफलताओं को ध्यान में रखकर हम यह कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कई मोर्चे पर सफल भी हुई है, कई मोर्चे पर असफल भी हुई है। उन असफलताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीतियों में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।